गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैक्टोज इंटॉलरेंस। पीडियाट्रिक का ये टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन लैक्टोज इंटॉलरेंस का, डेफिनेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट और क्या देखेंगे लास्ट में ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा शानदार टॉपिक। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बोला है? डेफिनेशन: inability to digest the lactose sugar due to deficiency of the lactase enzyme that release from the brush border of the small intestine। तो चलिए इस डेफिनेशन को एक बार समझ लेते हैं। क्या बोला है? इस कंडीशन में क्या होता है? इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट द लैक्टोज शुगर। कौन से शुगर को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते? लैक्टोज शुगर को। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है? लैक्टेज एंजाइम की। कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी? लैक्टेज एंजाइम की। और ये लैक्टेज एंजाइम कहां से रिलीज होता है? रिलीज फ्रॉम द ब्रश बॉर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पता चल गया। चलिए फिर आगे। और मेनली जो लैक्टोज रहता है वो प्रेजेंट कहाँ पर रहता है? तो प्रेजेंट मेनली द डेयरी प्रोडक्ट्स। जो भी हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स होती है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? लैक्टोज प्रेजेंट रहता है। एंजाइम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लैक्टेज क्या है? इज एन एंजाइम फाउंड इनटू द इंटेस्टाइन दैट रिक्वायर फॉर द डाइजेशन ऑफ द लैक्टोज। अगर लैक्टोज हम ले रहे हैं बॉडी में तो उसका डाइजेशन होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो याद रखना स्टूडेंट, लैक्टेज एंजाइम। तो देखिए उसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। लैक्टोज जैसे ही बॉडी में हमारा जाएगा तो लैक्टेज एंजाइम की वजह से उसको दो भाग में डिवाइड कर देगा। कौन कौन से भाग में? ग्लूकोज और सेकंड कौन सा आएगा? गैलेक्टोज। कौन सा आएगा स्टूडेंट? ग्लूकोज एंड द सेकंड वन इज द गैलेक्टोज। तो फिर से समझा रहा हूं। उसमें क्या होगा? इन एबिलिटी टू डाइजेस्ट द लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? उसका रीजन क्या है? डेफिशिएंसी रहेगी किसकी? लैक्टेज एंजाइम की। और लैक्टेज एंजाइम कहां से रिलीज होता है? तो रिलीज फ्रॉम द ब्रश बॉर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। लैक्टोज मेनली प्रेजेंट कहां पर रहता है स्टूडेंट? डेयरी प्रोडक्ट्स में। और लैक्टेज क्या है? वन टाइप ऑफ द एंजाइम। वो कहां पर फाउंड रहता है? इंटेस्टाइन में। दैट रिक्वायर फॉर द डाइजेशन ऑफ द लैक्टोज। और लैक्टोज जब भी हम बॉडी में इंटेक करते हैं तो लैक्टेज एंजाइम की मदद से वो केमिकल पार्ट दो भाग में डिवाइड हो कर देता है। लैक्टेज एंजाइम कौन कौन से पार्ट में? ग्लूकोज और गैलेक्टेज। अब एक सिंपल सी बात समझ लीजिए। अगर लैक्टेज एंजाइम है ही नहीं, ये लैक्टेज एंजाइम दिख रहा है, ये लैक्टेज एंजाइम है ही नहीं, तो आगे जाके ग्लूकोज और गैलेक्टेज में कन्वर्टर होगा नहीं होगा? कुछ होगा। कुछ जो रहेगा लैक्टेज एंजाइम, अब कुछ हो गए 5 या 10% की मात्रा में तो होगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ परसेंटेज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्टर नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो एंजाइम था लैक्टेज एंजाइम वो क्या था? एब्सेंट हो रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। पैथोफिजियोलॉजी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो चलिए। इन द एब्सेंस ऑफ द लैक्टेज एंजाइम, मैंने अभी बताया लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट है तो लैक्टोज डज नॉट डाइजेस्ट। अब लैक्टोज डाइजेस्ट होगा ही नहीं, कहां पे? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट रीच इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब सिंपल से बात समझ लीजिए। अगर लैक्टोज रहेगा वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो नहीं जाएगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या था? ब्रश बॉर्डर से कौन निकल रहा था? जो भी लैक्टेज एंजाइम था। अगर लैक्टेज एंजाइम निकल ही नहीं रहा तो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा और वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। नेक्स्ट, इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो नॉर्मल फ्लोरा हमारा बैक्टीरिया रहता है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या कर देंगे? उसको फर्मेंटेशन कर देंगे। फर्मेंटेशन का सिंपल मीनिंग, अगर कोई आ रहा है तो उसको मार मार के निचोड़ देंगे। सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं। तो सही भाषा क्या है ये देख लीजिए एक बार। केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कर देगा? केमिकली उसको ब्रेक डाउन कर देगा। क्या करेगा? केमिकली ब्रेक डाउन कर देगा ऑफ द सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस आता है उससे हम क्या कर देंगे? केमिकल ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे बैक्टीरिया रहेंगे। अगर कौन आएगा? अभी लैक्टोज आएगा तो उसे क्या कर देंगे? केमिकली हम उसे ब्रेक डाउन कर देंगे। जैसे ही ब्रेक डाउन कर देंगे उसकी वजह से क्या होगा? एक्सेसिव फ्लेटस का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि गैस फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ, और लास्ट में सीवियरली वाटरी डायरिया देखने को मिलेगा। तो पता चला ये सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है।
जब भी हम लैक्टोज को इंटेक करेंगे, लेकिन एब्सेंस क्या रहेगा, लैक्टेज एंजाइम। ये बात समझ लीजिए, अगर लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट है तो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या कर देंगे, उसे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मीनिंग क्या, केमिकली ब्रेक डाउन कर देंगे और एक सब्सटेंस बना देंगे, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन एक्सेसिव किसका फॉर्मेशन होता है, फ्लेटस फॉर्मेशन का, और सीवियर वाटरी डायरिया भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टू डिस्कस अबाउट द साइन इन सिंड्रोम। साइन इन सिंड्रोम में मैंने अभी बताया क्या होगा, फ्लेटस फॉर्मेशन और सीवियर वाटर डायरिया। तो उसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल पेन, सीवियर वाटरी डायरिया, डिहाइड्रेशन, एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। किसके टेस्ट के बारे में, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो पहला तो फिजिकल एग्जामिनेशन, और दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट आएगा हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था, फर्मेंटेशन होने के बाद क्या होता है, फ्लेटस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि गैस फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना, अगर ब्रीथ टेस्ट में अगर हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट है तो क्या बोल सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, कौन सा, हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट, यानी कि गैस फॉर्मेशन प्रेजेंट रहेगा। क्या होगा, गैस फॉर्मेशन। चलिए फिर, इट इज द वेरी कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ द लैक्टोज इंटॉलरेंस। कौन सा आएगा, लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। कौन सा आएगा, लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। तो चलिए आइए उस टेस्ट के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं, डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि क्या है। पेशेंट शुड बी मेंटेन द फास्टिंग कंडीशन फॉर द 6 to 8 आवर बिफोर द टेस्ट। पेशेंट को क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, फास्टिंग कंडीशन बिफोर द, कितने आवर्स के पहले, 6 to 8 आवर बिफोर द टेस्ट। नेक्स्ट, देन एसेस द फास्टिंग शुगर लेवल। उसके बाद क्या करेंगे, फास्टिंग शुगर लेवल को हम एसेस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 mg पर केजी लैक्टोज हम दे देंगे, किस रूट से, गिवन बाय द ओरल रूट से, यानी कि चलो मिल्क दे दिया या फिर कुछ भी दे सकते हैं हम, उसे क्या दे देंगे, लैक्टोज दे देते हैं। नेक्स्ट, देन ब्लड शुगर लेवल विल बी एसेस। अब ब्लड शुगर लेवल एसेस कब करेंगे, 1 to 1.5 घंटे के बाद करेंगे। नेक्स्ट, इफ द शुगर लेवल इज द इंक्रीज, अगर शुगर लेवल ग्रेटर देन 20 mg पर dl से ज्यादा आ रहा है, देन इट इज द इंडिकेटिव द नेगेटिव रिजल्ट। चलिए वो कैसा रिजल्ट आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली चीज है, हमने ब्लड शुगर लेवल को चेक कर लिया, उसके बाद अगर लैक्टोज दे रहे हैं कितना, 2 mg पर केजी, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, अगर ग्लूकोज लैक्टोज ज्यादा जा रहा है तो क्या होगा, शुगर लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इंक्रीज हो गया तो इट इज नेगेटिव रिजल्ट। लेकिन एंड इफ द ब्लड शुगर लेवल कितना, लेस देन 20 mg पर dl आ रहा है, यानी कि 20 mg पर dl से कम आ रहा है, दैट इंडिकेट द, कौन सा टेस्ट आएगा, पॉजिटिव टेस्ट। कौन सा आएगा, पॉजिटिव टेस्ट। एंड रिजल्ट एंड द नियोनेट में सस्पेक्ट टू द लैक्टोज इंटॉलरेंस, उसकी वजह से क्या होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस होने की कंडीशन हो सकती है। तो पता चला कौन सा टेस्ट कंफर्मेटिव है और क्या करेंगे उसमें। तो फिर से समझ लेते, फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन सा टेस्ट आएगा, हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट, मैंने अभी बताया था, कौन सा फर्मेंटेशन की वजह से गैस फॉर्मेशन होगा। लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट में क्या करेंगे, पेशेंट को मेंटेन रखेंगे फास्टिंग कंडीशन कितने घंटे के पहले, 6 to 8 आवर, जब हम टेस्ट कर रहे हैं उसके 6 से 8 घंटे से पहले, और उसके बाद फास्टिंग शुगर लेवल को हम चेक करेंगे। देन हम क्या देंगे, 2 mg पर केजी लैक्टोज की देंगे, कौन से रूट से देंगे, ओरल रूट से देंगे, और ब्लड शुगर लेवल को हम एसेस करेंगे आफ्टर द 1 to 1.5 आवर्स। नेक्स्ट, अगर शुगर लेवल ज्यादा आ रहा है कितने, 20 mg पर dl से, देन इंडिकेटिव तो कौन सा रिजल्ट आएगा, नेगेटिव। लेकिन इफ द ब्लड शुगर लेवल कितना, 20 mg पर dl, यानी कि लेस देन 20 mg पर dl आएगा, तो इंडिकेट क्या आएगा, पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट एंड द नियोनेट में सस्पेक्ट टू लैक्टोज इंटॉलरेंस। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात आ जाती है, हमने बोल दिया कि सर लैक्टोज यानी कि डेयरी प्रोडक्ट है तो हम अवॉइड करना है, और डेयरी प्रोडक्ट की वजह से ये होता है, तो अब करें क्या, तो हमारी नर्सिंग केयर क्या आएगी, अवॉइड द ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करेंगे, क्योंकि मिल्क में ही ज्यादा क्या क्या होता है, लैक्टोज, इसीलिए वो डाइजेस्ट तो होता नहीं है, तो देने का कोई मतलब नहीं है, तो अवॉइड करेंगे। लेकिन ऑलवेज सप्लीमेंट द लैक्टेज एंजाइम विद द मिल्क, ये बात जरूर से याद रखना। अगर कोई एग्जाम में पूछ रहा है आपको, अगर चलो डेयरी प्रोडक्ट नहीं दे रहे, अगर देने की जरूरत पड़े तो हम क्या देंगे, ऑलवेज सप्लीमेंट द लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम के साथ हम मिल्क दे सकते हैं। नेक्स्ट बात देख लेते हैं,
ए चाइल्ड विद द लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो भी बच्चा है जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस हुआ है, कैन डेवलप द कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आफ्टर द आफ्टर द लैक्टोज इंटॉलरेंस के बाद मेन जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो कौन सी आती है? तो याद रखना बच्चों, कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्या कौन सी डेफिशिएंसी? कैल्शियम एंड द लास्ट वन इज द विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट बच्चा ले ही नहीं रहा, तो सप्लीमेंट्री कैल्शियम एंड विटामिन डी, मिल्क इज द रिच सोर्स ऑफ द कैल्शियम। याद रखना, मिल्क में सबसे ज्यादा रिच सोर्स किसका होता है? कैल्शियम का। दैट्स वाई अगर मिल्क जा ही नहीं रहा तो हमें कैल्शियम तो देना पड़ेगा ना, तो दैट्स वाई हम क्या देंगे सप्लीमेंट्री के रूप में? कौन सा देंगे? कैल्शियम, और दूसरा क्या देंगे हम? विटामिन डी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में। मैं आगे एमसीक्यू भी सिखा रहा हूँ तो याद रखना। नेक्स्ट, लेकिन अब बच्चे को क्या दें? डेयरी प्रोडक्ट में से कौन सी? तो एनकरेज द यूज ऑफ द हार्जेस, ये बात भी याद रखना, क्योंकि उसमें जो होता है, और कॉटेज चीज एंड द योगर्ट विच कंटेन द लैक्टेज एंजाइम इन एक्टिव फॉर्म। तो ये एग्जाम में ध्यान रखना कि कौन सी चीजें हमें देनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट सब तो नहीं दे सकते, कुछ, यानी कि हार्ड चीज, कॉटेज चीज एंड लास्ट वन इज द योगर्ट। उसमें क्या रहता है? लैक्टेज एंजाइम कौन सा फॉर्म में रहेगा? इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा? इनएक्टिव फॉर्म में, तो इजीली हम दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द एनकरेज द कंजप्शन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द डेयरी फूड्स। मैंने बताया था ना, कोई भी पूरी डेयरी फूड्स को तो हम अवॉइड नहीं करेंगे, स्मॉल अमाउंट तो दे ही सकते हैं। डेली टू हेल्प द कॉलोनिक बैक्टीरिया अडेप्ट टू इंजेस्ट द लैक्टोज। कुछ बैक्टीरिया तो वैसे रहेंगे वो क्या कर देंगे? लैक्टोज को इंजेस्ट कर देंगे। तो पता चला नर्सिंग केयर में क्या याद रखना है, फिर से मैं समझा रहा हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मैं आज के लेक्चर्स में एक बात मैं नई ऐड कर रहा हूँ, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके मैं एमसीक्यू भी आपको साथ में सॉल्व करवाता रहूंगा, जिससे आपको तैयारी करने में बहुत मजा आएगा। तो देख लीजिए, अवॉइड द ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट, ऑलवेज सप्लीमेंट द लैक्टोज एंजाइम विद द मिल्क, चाइल्ड विद द लैक्टोज इंटॉलरेंस कैन डेवलप, क्या हो सकता है उसमें? कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्यों हो सकती है? अभी मैंने बताया, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, उसकी वजह से हमें क्या सप्लीमेंट देने पड़ेंगे? कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन देने पड़ेंगे। मिल्क का रिच सोर्स कौन सा रहेगा? कैल्शियम रहेगा। एनकरेज द यूज ऑफ द हार्ड चीज, कॉटेज चीज, योगर्ट विच कंटेन द लैक्टेज एंजाइम कौन सा रहेगा? इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, तो इजीली हम ले सकते हैं। एनकरेज करेंगे, क्या करेंगे? कंजप्शन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट डेली टू हेल्प द कॉलोनिक बैक्टीरिया अडेप्ट टू इंजेस्टेड लैक्टोज। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा शानदार एमसीक्यू का सीजन रहेगा। मैंने जो पढ़ाया है मैं देख तो लो आपको कितना आता है। अगर इस में जो भी एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसका आंसर आपको सही में आता हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। पहले ये देखो, स्क्रीन पर आपको एमसीक्यू दिख रहे होंगे, मैं सॉल्यूशन देता हूँ, लेकिन पहले आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे करके क्या आपको आपका नॉलेज पता चले कि आप कितने में हो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इन द फॉलोइंग which diet is the avoided into the lactose intolerance condition। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस पता चला, लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या है? लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है। लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट होने की वजह से अगर कोई बच्चा लैक्टोज ले रहा है तो क्या फॉर्मेशन होता है लैक्टोज का? लैक्टेज एंजाइम का मेन काम क्या रहेगा? ग्लूकोज और लैक्टेज को कन्वर्ट करने का। अगर लैक्टेज एंजाइम है ही नहीं तो आगे प्रोसेस होगा ही नहीं। तो याद रखा, इस फॉलोइंग विच डाइट इज अवॉइडिंग द लैक्टोज इंटॉलरेंस कंडीशन? स्पाइसी डाइट, ऐसा कुछ होता नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट, यस। कौन से प्रोडक्ट हमें अवॉइड करनी चाहिए? डेयरी प्रोडक्ट देनी चाहिए कम, लेकिन मेनली डेयरी प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे? अवॉइड कर देंगे। तो क्या देंगे? चीज, जो हमने पढ़ाया ना योगर्ट पिछले साइड में, वो सॉल्टी डाइट, ऐसा कुछ होता नहीं। ऑल ऑफ अबव वो होता ही नहीं। चलिए, पहला एमसीक्यू सॉल्व हो गया। चलिए दूसरा एमसीक्यू। When caring for the pregnant client with the lactose intolerance, the nurse should pay special attention to client's need। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्या करेंगे, प्रेग्नेंट क्लाइंट को हम केयर करेंगे, किसके साथ? लैक्टोज इंटॉलरेंस के साथ। किसके साथ? लैक्टोज इंटॉलरेंस है किसी प्रेग्नेंट क्लाइंट को। देन नर्स शुड बी पे स्पेशल अटेंशन
स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा किसके लिए, क्लाइंट नीड्स को। तो आपको सीधी सी बात है, मैंने अभी बताया था लैक्टोज इंटॉलरेंस की मेन कॉम्प्लिकेशन कौन सी थी, आपको याद है, मैंने दो बताई थी, कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। क्यों, मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ द कैल्शियम। तो इजी बात है, अगर कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें क्या देना चाहिए, कौन सा डाइट देना चाहिए, कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा एमसीक्यू परफेक्ट है। कैल्शियम, ब्लड, प्रोटीन और फॉलिक एसिड नहीं आएगा, प्रोटीन भी नहीं आएगा, ब्लड तो आता ही नहीं है, और विच इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम। चलिए पता चला। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। Which of the following should be included into the plan of the care client who is the lactose intolerance? क्या बोला है इस एग्जाम्पल में, एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूड करना है प्लान ऑफ द केयर क्लाइंट हु इज द लैक्टोज इंटॉलरेंस। जो भी लैक्टोज इंटॉलरेंस के पेशेंट है उसमें हमें प्लान ऑफ केयर में कौन सी बात याद रखनी पड़ेगी, विच इज द फॉलोइंग। अब देख लेते हैं कौन सा आएगा। तो पहला एमसीक्यू पढ़ लेते हैं, रिमूव द ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डाइट। डाइट प्रोडक्ट में से सारे डेयरी प्रोडक्ट हटा दीजिए। गिव ओनली द मिल्क टू द क्लाइंट। हर चीज कैन बी इंक्लूडेड इनटू द डाइट एंड द नन ऑफ अबव। तो चार में से कौन सा आंसर सही आएगा, मैंने प्रीवियसली स्लाइड में बताया आपका है। तो पहला देख लीजिए, रिमूव द ओल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, मैंने अभी बताया था रिमूव पूरे डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइट से हम नहीं निकालेंगे, थोड़े थोड़े डेयरी प्रोडक्ट्स तो हमें देने चाहिए। गिव ओनली मिल्क टू द काइंड, ओनली मिल्क तो हमें कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है लैक्टोज क्या क्या नहीं होगा, लैक्टेज हम क्या एब्सेंट में डाइजेशन ही नहीं हो रहा है। हर चीज कैन बी इंक्लूडेड इन द डाइट, सही बात है सर, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हर चीज हम दे सकते हैं, और उसके बाद क्या दे सकते हैं, योगर्ट भी दे सकते हैं। अगर ये ऑप्शन में योगर्ट था तो हम योगर्ट भी दे सकते हैं। तो ये चीज द करेक्ट आंसर, हर चीज कैन बी डन इंक्लूड इनटू द डाइट, नन ऑफ अबव, ऐसा आंसर आएगा ही नहीं। चलिए स्टूडेंट पता चल रहा है ना। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर भी जरूर कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मिस्टर अजय इज द डायग्नोसिस विद द लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या पूछा है, diagnosed with the lactose intolerance to avoid the complication with the lack of the complication with the lack of the calcium into the diet, which food should be included into the diet। ये क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। अजय डायग्नोसिस है किस में, लैक्टोज इंटॉलरेंस। टू अवॉइड करने के लिए कॉम्प्लिकेशन क्या करेंगे, टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन विद, ये कॉम्प्लिकेशन फिर से आ गया, हटा देता हूं मैं एक बार, विद द लेक ऑफ द, क्या आएगा ये भी हटा देता हूं, विद, ओके। अब देखिए, अजय इज द डायग्नोसिस विद द लैक्टोज इंटॉलरेंस, कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए कौन सी कॉम्प्लिकेशन आएगी, बताइए, कैल्शियम की डाइट में क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, लेक ऑफ द कैल्शियम। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम कंजप्शन मिल्क ले ही नहीं रहे, तो हमें विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की डेफिशिएंसी रहेगी। तो उसकी वजह से मैंने अभी बोला था क्या देना पड़ेगा, कैल्शियम सप्लीमेंट देने पड़ेंगे। विच फूड शुड बी इंक्लूड इनटू द डाइट। अब सिंपल सा लॉजिक दौड़ाइए, कैल्शियम नहीं है तो कैल्शियम सप्लीमेंट देना पड़ेगा। कैल्शियम सप्लीमेंटेड डाइट कौन से है, वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए फिर, मिल्क, होल ग्रेन, डार्क ग्रेन, लीफी वेजिटेबल्स, कैरोट्स एंड एप्पल। तो विच इज द करेक्ट आंसर। तो पहले मिल्क तो आएगा ही नहीं, इट इज अ डेयरी प्रोडक्ट। होल ग्रेन्स में होता है, यस, विटामिन डी होता है, लेकिन उससे ज्यादा मात्रा में डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज्यादा क्या मात्रा पाया जाता है, विटामिन डी। कैरोट्स में और एप्पल, उसमें तो विटामिन डी की मात्रा होती नहीं है, वो किसके लिए पता है, आपको पता ही होगा, कैरोट्स और एप्पल, वो तो आंसर नहीं आएगा। तो मिल्क, कैरेट्स एंड एप्पल करेक्ट आंसर नहीं है। होल ग्रेन्स में होता है लेकिन कम मात्रा में होता है, तो वो भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो विच इज द करेक्ट आंसर, डार्क ग्रीन एंड द कौन सा आएगा, लीफी वेजिटेबल्स, इट्स द करेक्ट आंसर। तो पता चल गया। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, एक मिनट।
स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट रहो इस लेक्चर में तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट।